Hey everyone, welcome back to Bubble Tales। चलिए आज के अमेजिंग वीडियो के सफ़र पर आज मैं फिर से एक बार आपके लिए एक शियान वांग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसमें बॉटम पंच रहेगा और टॉप विंग। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होने वाली है, सरप्राइज से भरी हुई। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। फर्स्ट दिन की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक युद्ध भूमि को, जहाँ पर हर तरफ बस तलवारें चल रही थी। कोई धनुष चला रहा था, तीर चला रहा था, हर तरफ लाशें ही लाशें, हर तरफ घोड़े दौड़ रहे थे, रक्तपात हो रहा था। और इस सब के बीच में एक तरफ थी जियांग सेना और दूसरी तरफ थी वेन सेना। युद्ध कुशल जियांग सेना इस वक्त अपने पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि उनका राजकुमार जियांग चेंग अभी धराशायी हो चुका था। युद्ध में गए दोनों जियांग भाई जियांग वोशियान और जियांग चेंग एक साथ लड़ रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर। पर अभी जब एक तीर जंगशा के सीधा छाती पर आकर लग गया तो वो तुरंत रथ से नीचे गिर गया। इधर जियांग वोशियान को तो इस बात का होश ही नहीं था कि उसका छोटा भाई नीचे गिर चुका है। वो अपने रथ को भगाए जा रहा था, तलवारें चल रही थी, हर तरफ कोलाहल था। युद्ध कर रहे सैनिकों को जैसे ही ये खबर मिली कि जंगशा तीर लगने की वजह से नीचे गिर गया है, वो सब लोग भागने लगे। उन्हें लगा अब उनका जीतना नामुमकिन है। लेकिन जब उन्होंने अपने क्राउन प्रिंस को देखा, जो अकेले ही दोनों हाथों में तलवार लेकर वेन सेना से भिड़ रहे हैं, फिर उनके अंदर भी एक उम्मीद सी जाग गई और वो भी अब युद्ध भूमि में आगे बढ़ चढ़ कर लड़ने लगे। उन सिपाहियों ने मानो अपनी जान पर खेलकर विजयश्री खींच लाए और तब जाकर वो अपने टेंट की तरफ वापस चलने लगे, जहाँ पर वो उस रात के लिए रुके थे। जैसे ही राजकुमार जियांग वोशियान टेंट में आए, उन्होंने देखा उनके छोटे भाई जंगशा का मानो शव ही वहाँ पर पड़ा है। उसके बगल में एक 13-14 साल का छोटा सा मोंक लड़का बैठा हुआ है, जिसने अपने गले में जेड पत्थरों की माला पहनी हुई है, सफ़ेद वस्त्र, सर पर एक भी बाल नहीं। वो लड़का जंगशा का ख्याल रख रहा था। उसके सफ़ेद वस्त्र जंगशा के खून से कई कई रंगे हुए थे, फिर भी वो लड़का पीछे नहीं हट रहा था। किसी तरह से जंगशा का खून रोकने की कोशिश कर रहा था। वोशियान ने अपने वैद्य को बुलावा भेजा, पर वैद्य को वहाँ आने में काफ़ी देर लगी। तब तक ये लड़का बड़ी हड़बड़ी करते हुए अपने सारे काम जल्दी जल्दी करता जा रहा था। कुछ कुछ हर्ब्स मिलाता जा रहा था, उन्हें पीसकर उस लेप को जंगशा के चेस्ट पर लगा रहा था। फिर ऐसा लग रहा था कि उसके इस सब मेहनत का कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो मंक जंगशा के ज़ख्मों पर दवाई लगाने के बाद वहाँ पर लोटस पोज में बैठ गया। उसने अपने हाथ से एक चिन्ह बनाया और वो मेडिटेशन करने लगा। जंगशा के शरीर में वो ऊर्जा पास करने लगा, पर जंगशा में कोई हलचल नहीं हुई। वो छोटा सा मंक इतना थक गया कि वो अपनी जगह पर ही बेहोश होकर गिरने लगा। राजकुमार जियांग वोशियान तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने उस मंक को संभाला। अब उस मंक ने अपने आसपास किसी और पर्सन को देखा तो उसने कहा, माफ़ कीजिए, मैं इन्हें नहीं बचा पाऊँगा। अब जियांग वोशियान को कहीं छोटी सी रोशनी की किरण दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, क्या ये जिंदा है? उस छोटे से मंक ने कहा, हाँ, इनकी सांसों ने भले ही इनका साथ छोड़ दिया है, पर आत्मा अभी भी शरीर से नहीं निकली है। अगर हम इनकी गोल्डन। ये कहते कहते वो मंक रुक गया। वोशियान ने कहा, क्या कर सकते हैं हम? तो उस छोटे से मंक ने कहा, इनके गोल्डन कोर पर वार किया गया है। अगर हम खुद से ही इनके गोल्डन कोर इनके शरीर से बाहर निकाले तो इन्हें बचाया जा सकता है। क्या कह रहे हैं आप? गोल्डन कोर के बिना ये योद्धा कैसे बनेगा?
कल्टीवेशन कैसे कर पाएगा? वुशियान गुस्से में कहने लगा। तो उस छोटे से मंक ने कहा, ये चाहे कल्टीवेशन भले ही न कर पाए पर कम से कम जिंदा तो रहेंगे। सोचिए इनके माँ के बारे में, जो अपना बेटा आज खो देगी सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे योद्धा बनते देखना चाहती है। सोचिए इसके पिता के बारे में, क्या वो अपने बेटे को योद्धा बनते देखना चाहते हैं या फिर जिंदा देखना चाहते हैं? इस बात पर तो वुशियान तुरंत चुप हो गया, समझ ही नहीं पाया कि मंकी इस बात का तोड़ क्या निकाले। वैसे भी उसके पास समय कहाँ था सोचने का। उसने कहा, क्या कोई और उपाय नहीं है? अब मंक ने सीधा वुशियान की आंखों में देखते हुए कहा, इनकी गोल्डन कोर करप्ट हो चुकी है, विषैली बन चुकी है। अगर उसे हमने इन्हीं के शरीर में रहने दिया तो वो अपने पॉइजन से इन्हें तुरंत मार देगी। इससे बेहतर है कि हम उन गोल्डन कोर को इनके शरीर से बाहर निकालें। कम से कम ये जिंदा तो रहेंगे, चाहे कल्टीवेशन ना ही कर पाए लेकिन इनकी जान बच जाएगी। अब वुशियान ने कुछ और नहीं सोचा, बस उस मंक से कह दिया, आप जो चाहे कर सकते हैं, बस मेरे भाई को बचा लीजिए। यह कहकर वुशियान उस टेंट से बाहर की तरफ देखने लगा। जंक्षा की तरफ पीठ करके वो खड़ा था। इधर वो छोटा सा मंक अपने काम में लग गया था। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वो जंक्षा के शरीर से उसकी गोल्डन कोर निकालने में कामयाब रहा। तब तक वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। जब वुशियान ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया वो मंक जंक्षा के बगल में बेसुध होकर बस बैठा हुआ है। अब वुशियान ने अपने सारे सैनिकों को आदेश दिया कि जंक्षा और उस छोटे से मंक को जियांग राज्य ले जाया जाए। वुशियान भी अपनी जीत की खुशी मनाने के बिल्कुल मूड में नहीं था। वो बस अपने छोटे भाई के गोल्डन कोर खोने का गम मना रहा था। पर चलो कम से कम उसकी जान तो बच गई। ये सोचते हुए वुशियान जियांग राज्य वापस आ गया। कम से कम वेंस को उन्होंने पछाड़ दिया था। अगले कुछ दिनों तक तो वेंस की तरफ से कोई खतरा नहीं था। इधर जियांग राज्य में जब प्रिंस जियांग वुशियान वापस आए, उनकी जीत की खुशी में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। जियांग वुशियान किसी को बता भी नहीं सकता था कि उसके छोटे भाई ने अपनी गोल्डन कोर खो दी है। ये मंक, जियांग वुशियान और खुद जंक्षा, ये तीनों ही जानते थे कि जंक्षा के अंदर अब गोल्डन कोर नहीं है, वो कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता और ये बोझ जियांग वुशियान को हमेशा हमेशा के लिए अंदर से तोड़ने के लिए काफ़ी था। पर इस वक्त वो इस सब के बारे में किसी को नहीं बता सकता। कम से कम सब लोग जो वॉर जीतने की खुशी मना रहे हैं उनके सामने तो नहीं। इसलिए वुशियान इस वक्त चुप रहा। पर दूसरी तरफ उसने तुरंत सभी महत्वपूर्ण लोगों की एक मीटिंग अरेंज की, जिसमें राजवैद्य थे, राजमाता मैडम यू थी, किंग जियांग फेंगमियान थे, जियांग वुशियान और जियांग शेंग और ये छोटा सा मोंग। मैडम यू अपने बेटे जियांग वानियन की हालत को देखते हुए बोल रही थी, वुशियान ये सब क्या है? वानियन की ऐसी हालत कैसे हुई? माँ असल में हमें जंक्षा की गोल्डन कोर निकालनी पड़ी। वुशियान सर झुकाए अपनी माँ को कन्फ्रंट कर रहा था। गोल्डन कोर निकालनी पड़ी? क्या मतलब है? वुशियान ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी कि तुमने जंक्षा की गोल्डन कोर ही निकाल दी? तुम जानते हो ना, जंक्षा का बस एक ही सपना था, योद्धा बनना, एक कल्टीवेटर बनना, और तुमने उसकी गोल्डन कोर निकाल दी। बिना गोल्डन कोर के वो कैसे सरवाइव कर पाएगा? उसकी ज़िंदगी का, उसके जीवन का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। तुमने तो उसे जीते जी मार दिया। इससे तो बेहतर होता कि तुम उसकी जान बचाने की कोशिश भी ना करते। मैडम यू गुस्से से दिल मिलाते हुए वुशियान को कोस रही थी। दूसरी तरफ जियांग फेंगमियान अपने बच्चे की साइड लेते हुए बोल रहे थे, यू एक बार उसके नज़रिए से भी देखो। उसके लिए उसका भाई भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम्हारे लिए अपना बच्चा। आज कम से कम उसकी जान तो बच गई। हो सकता है कल हमें उसकी गोल्डन कोर वापस लाने का कोई तरीका भी मिल जाए। वापस लाने का तरीका?
ऐसा कभी होता है भला? एक बार अगर किसी इंसान की गोल्डन कोर निकल जाए तो क्या वो वापस आ सकती है? क्या बात कर रहे हो आप भी? मेरी माने तो ऐसा हो सकता है क्वीन। तभी उस छोटे से मॉन्क ने कहा। तो मैडम यू अब जाकर उस मॉन्क की तरफ देखने लगी। मैडम यू ने कहा, तुम कौन हो? तो उस मॉन्क ने कहा, इस प्राणी का नाम वांगची है। ये शंभला से आया हुआ एक डिसाइपल है। इस बात पर मैडम यू घूर घूर कर उस छोटे से बच्चे की तरफ देखने लगी, जिसका सिर मुंडवाया जा चुका था, गले में सफ़ेद माला पहन रखी थी, वस्त्र भी सफ़ेद थे और चेहरे पर ये मंद मुस्कुराहट। ऐसा लग रहा था वो सच में कोई बहुत बड़ा साधु है। इधर वोशियान उसी साधु की तारीफ करते हुए कह रहा था कि कैसे उसने जंक्षा की जान बचाई, उसकी गोल्डन कोर निकाल कर, जिस बात से मैडम यू का माथा फिर से ठनकने लगा। वो इस छोटे से मॉन्क पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उनका दिल इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था कि किसी भी कल्टिवेटर की जान उसकी गोल्डन कोर निकाल कर बचाई जा सकती है। ये तो पनिशमेंट देने का तरीका है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वोशियान के अंदर इतनी तो समझ होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि गोल्डन कोर पर अगर कोई दाग लग जाए, कभी उसमें क्रैक्स आ जाए, उसे ठीक किया जा सकता है। पर अगर पूरी की पूरी गोल्डन कोर ही निकाल दी जाए तो उसे वापस से बना पाना बहुत मुश्किल होता है। और जंक्षा तो इस सब में एक्सेप्शन था। उसकी तो ज़िंदगी का मकसद ही था एक योद्धा बनना। उसके लिए ये बात हजम कर पाना बहुत मुश्किल है कि उसे गोल्डन कोर के बिना अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। वो अपनी तलवार नहीं उठा पाएगा, वो ज़िडियन को छू तक नहीं पाएगा। तभी जंक्षा कुछ हरकत करने लगा। राजवैद्य उसे संभालने लगे। इधर मैडम यू को संभालते हुए जियांग फेंगमियान बोले, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमारी वानिन की तबीयत ठीक नहीं है, पहले उसे स्वस्थ हो जाने दो, बात की बाद में देखेंगे। ये कहते हुए जियांग फेंगमियान ने ये सभा रद्द कर दी और सभी को वहाँ से जाने के लिए कहा। मैडम यू अभी भी उस छोटे से मॉन्क को घूरती हुई जा रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इंसान सही है। दूसरी तरफ वोशियान उस मॉन्क पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहा था। ये बात तो मैडम यू को और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। किसी भी मॉन्क को उसकी सिद्धियाँ हासिल करने में बहुत सारा वक्त लगता है। ज़्यादातर मॉन्क जो उन्होंने देखे थे वो बूढ़े होते थे, कम से कम 30 साल के होते थे। हालांकि वो नौजवानों जैसे दिखते थे, लेकिन किसी भी 11-12 साल के मॉन्क को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। अगर इस पर भगवान की ब्लेसिंग्स भी है, तब भी ये इतना छोटा नहीं होना चाहिए था। यही मैडम यू को बार बार लग रहा था। दूसरी तरफ वोशियान उसके इसी छोटे रूप की वजह से ही उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे मानो कोई ख़जाना सा मिल गया। वो उस मॉन्क को प्लीज़ करने में लग गया। इधर वो मॉन्क बार बार वोशियान से कह रहा था, राजकुमार, राजमहल की कोई भी चीज़ सेवन करना मेरे लिए वर्जित है। कृपया करके मुझे जाने की अनुमति दीजिए। वोशियान कह रहा था, कृपया करके ऐसा ना कहें, मैं आपके लिए अलग से जल और भोजन के प्रबंध करता हूँ, पर आप यहीं रुक जाइए जब तक मेरा भाई पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता। कृपया करके अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। और जैसा कि वोशियान ने वादा किया था, उसने उस मॉन्क के लिए सच में खुद जाकर नदी से एक घड़ा भरकर पानी लाया, फिर कुछ फल भी लाए और वो उस मॉन्क को ग्रहण करने के लिए कहा। मॉन्क ने उस वक्त तो भोजन कर लिया, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। राज दरबार में कोई गरजता हुआ आया, कोई इंसान जिसने बिल्कुल उसी मॉन्क की तरह सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसके फोरहेड पर कोई रिबन बंधा हुआ था और वो चिल्लाते हुए कह रहा था, घोर अनर्थ, घोर पाप, ऐसा इतिहास में ना कभी हुआ है ना आगे कभी होगा। इसके लिए परम परमात्मा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उस आदमी की भी गर्जना सुनकर सभी लोग तुरंत राज दरबार की तरफ दौड़े। सभी मंत्री आए, सारे सेवक आए, खुद महाराज जियांग फेंगमियान भी आए, उनके साथ साथ जियांग वोशियान और वो छोटा मॉन्क भी आया। मैडम यू भी चली आई, ये देखने के लिए कि राज दरबार में आकर इस तरह से उधम मचाने का दुस्साहस किसने किया। कुछ सैनिकों ने उस बूढ़े मॉन्क को वहाँ पर रोकने की कोशिश की, लेकिन
उसके आगे वो टिक ही नहीं पाए। वो मॉन्क जैसे हर तरफ बस उधम मचाता हुआ, हर तरफ सारे लोगों को उड़ाता हुआ बस आगे चलता जा रहा था। जो भी उसके रास्ते में आ रहा था, कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। जियांग फेंगमिया बिल्कुल शांति से उस बूढ़े मॉन्क की तरफ देख रहे थे। उन्होंने कुछ देर तक तो उसे ऐसे ही चिल्लाने दिया। इधर मैडम यू अपनी मुट्ठियाँ बस पिच रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त वो अपनी शरीयान को निकाल कर उस मॉन्क को बिजली के झटके देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जैसे तैसे अपना संयम बना कर रखा। इधर जियांग वूशियान की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मॉन्क किस बारे में बात कर रहा है। खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, ज़मीन पर पैर तक नहीं रख सकते, खून के दाग नहीं लगा सकते, ये सब क्या चीज़ें हैं। वूशियान ज़रा देर से आया था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मॉन्क किस बारे में बात कर रहा है। पर उस मॉन्क के सामने बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, क्योंकि वो कुछ ऐसा ऑरा लेकर चल रहा था जिससे सब लोग डर गए थे। शायद से मैडम यू की जिडियन भी उस मॉन्क के सामने अपना का असर नहीं दिखाती। वो मॉन्क अपनी बातों से ही जैसे वहाँ पर बिजलियाँ गिरा रहा था। इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहा था कि सब लोग अपने कान बंद कर रहे थे। कोई भी उस मॉन्क की आंखों में आंखें डालकर देख नहीं सकता था। यहाँ तक कि किंग जियांग फेंगमिया ने भी अपनी आंखें झुका ली थी। बाकी सारे लोग इधर उधर देख रहे थे। तभी उस मॉन्क ने कहा, मैं लान शिरेन संभाला का मठाधिपति आज तुम्हें अपने मठ से बहिष्कृत करता हूँ। आज के बाद तुम्हारा संभाला में प्रवेश निषिद्ध है। मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीनता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथ से एक मुद्रा बनाई और वो ऊर्जा सीधा जियांग वूशियान की तरफ फेंक दी। मैडम यू तुरंत अपने बेटे को बचाने के लिए आगे आई, पर इससे पहले जियांग वूशियान अपनी तलवार भी निकाल पाता। उसके बगल में खड़े उस छोटे लड़के पर उस ऊर्जा ने वार किया और वो मॉन्क नीचे गिर गया। जियांग वूशियान कुछ समझ पाए, प्रतिकार कर पाए, इससे पहले ही वो मॉन्क उसे आके आकर उस ऊर्जा को झेल चुका था। वो कुछ भी नहीं कह रहा था, बस बेसुध पड़ा हुआ था। और इधर अब जाकर उस बूढ़े मॉन्क का गुस्सा शांत हो गया था। इधर जियांग फेंगमिया तुरंत आगे आकर उस मॉन्क के सामने घुटनों के बल बैठते हुए उसे प्रणाम करते हुए बोले, हमें माफ़ कीजिए, हमें पता नहीं था कि ये छोटा मॉन्क संभाला से आया हुआ है। आप जो भी आरोप कर रहे हैं कि इसके कपड़े खून से सने हुए थे, इसने ऐसी मिट्टी पर पैर रखा जो कि कमारी नहीं थी, हमें माफ़ कीजिए, ये सब इन्होंने अपने मन से किया, हमारी बेटे की जान बचाने के लिए किया। अगर हमसे इस बात में कोई भी भूल हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिए। वो बूढ़ा मॉन्क कह रहा था, इसने इंसानियत के नाते एक मरते हुए आदमी की जान बचाई, पर इसे राजमहल से भोजन ग्रहण करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आसन पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं थी, छत के नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या इसे शंभाला के नियम याद नहीं है कि हम किसी भी भौतिक सुख का लाभ नहीं उठा सकते। तभी वूशियान आगे आते हुए बोला, पर इसने किसी भी सुख का लाभ नहीं उठाया है। मैं खुद घड़े में पानी भरकर नदी से इसके लिए लाया हूँ, यहाँ तक कि फल भी मैंने ही लाए थे। इसने किसी भी सुख का लाभ नहीं उठाया है। फिर आप बिना कुछ जांच पड़ताल के इस पर यह आरोप कैसे लगा सकते हो। इस पर उस बूढ़े मॉन्क ने कहा, इसने अभी तुम्हारे वस्त्र पकड़े हुए थे, जो पकड़ने की इसे ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब है ये अशुद्ध हो गया है, इसने तुम्हारा पानी ग्रहण कर लिया है। पानी ग्रहण ये क्या होता है, वूशियान ने पूछा। तो उस मॉन्क ने कहा, इसने तुम्हें छुआ है, ये अशुद्ध हुआ है, अब ये हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा बनकर रहेगा। अब तो वूशियान के भी गुस्से का पारा चढ़ रहा था। उसने गुस्से में कहा, क्या मतलब है कि ये मेरा बनकर रह गया है, मैं गुरु के नाते, एक शिष्य के नाते इसे छू नहीं सकता। तो उस मॉन्क ने कहा, नहीं, हमें बाकी इंसानों को छूना मना है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ इसके लिए जो सज़ा मैंने अभी दी है, इसकी विद्याएं छीन कर, ये भी कम है। इसे तो अपने शरीर का त्याग करके मठ की प्रतिष्ठा को बरकरार रखना चाहिए, अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए नरक में जलने देना चाहिए, ताकि ये फिर से पवित्र हो सके। तभी मैडम यू आगे आते हुए बोली, कौन से ज़माने में जी रहे हैं आप, एक छोटे से बच्चे को इतनी भयंकर सज़ा दे रहे हैं। अपमान
घोर अपमान, यहाँ पर एक महात्मा का अपमान हो रहा है। वो बूढ़ा मॉन्क चिल्ला रहा था। इधर मैडम यू अपने सीढ़ियों को अनलीश कर चुकी थी। इससे पहले कि वो उसका वार करे, वो मॉन्क ज़ोर से चिल्लाया, मैं यहाँ पर एक और पल नहीं रुक सकता। कहते हुए वो तुरंत वहाँ से एक आग के गोले के साथ गायब हो गया। सब लोग उस खाली जगह को देखते ही रह गए जहाँ पर अभी अभी मॉन्क खड़ा था। ये क्या हुआ? वो मॉन्क आया, उसने छोटे मॉन्क को सजा दी और मैडम यू उस पर वार करे इससे पहले ही क्या वो भाग गया? वो जितनी ज़ोर से चिल्ला रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मैडम यू की सीढ़ियाँ से भी डरता होगा। पर कहते हैं ना, किसी भी स्त्री से डरना ही चाहिए। शायद से इसीलिए वो महात्मा भी डर गए। ऐसा सोचकर सब लोग आपस में बुदबुदाने लगे। इधर वुशियान को बस उस छोटे से मॉन्क की चिंता हो रही थी जो अभी उसकी बाहों में बेसुध होकर गिर गया था। जियांग फेंगमियान भी उसके लिए परेशान थे, लेकिन वो अभी अपने चेहरे पर ये सब दिखा नहीं सकते थे। उनके सामने अभी बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे पहले तो मैडम यू को संभालना था। इधर मैडम यू उस छोटे से मॉन्क की तरफ ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसे कुछ ना कुछ तो सज़ा ज़रूर देंगी। इधर वुशियान ने जैसे तैसे करके उस मॉन्क के चेहरे पर पानी वानी डाल के उसे होश में लाया। वो मॉन्क फिर से वुशियान के बगल में खड़ा रहा। अब सब लोग उस मॉन्क की तरफ देखने लगे। वुशियान ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? तो उस मॉन्क ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तब जियांग फेंगमियान ने कहा, हमें बड़ा दुख है कि आपको आपकी सारी शक्तियाँ खोनी पड़ी। इस पर मॉन्क ने अपनी गले की माला चेक करते हुए कहा, पर मेरी शक्तियाँ तो बिल्कुल सही सलामत है। उस मॉन्क ने एक मुद्रा करके एक ऊर्जा अपने हाथ में तैयार की तो वो बन गई। ये देखकर सब लोग अचंभे से उसकी तरफ देखने लगे। वुशियान ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस मॉन्क ने कहा, जैसा कि मेरे गुरुजी ने कहा कि मैं अब पापी हो गया हूँ, मैं वापस से मठ में नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने मुझ पर अपनी शक्तियों से प्रहार किया। पर मैं तो मासूम हूँ, इसलिए उन शक्तियों का मुझ पर असर नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, मैडम यू ने कहा। इस पर मॉन्क का चेहरा उदास हो गया। वुशियान ने कहा, आपको देखकर लग नहीं रहा है कि आपको इस बात से खुशी है। आप परेशान मत होइए, आप जियांग राजमहल में रह सकते हैं, हम आपका पूरा सम्मान करेंगे। उस मॉन्क ने कहा, बात ये नहीं है, मुझे किसी न किसी जगह की ज़रूरत है अपनी ऊर्जा को, अपनी कल्टीवेशन को बनाए रखने के लिए। क्या मतलब? जियांग फेंगमियान ने पूछा। तो उस मॉन्क ने कहा, मुझे किसी जगह की ज़रूरत है, मतलब उस भूमि पर मेरा अधिकार होना चाहिए। जियांग फेंगमियान ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जितनी चाहे उतनी भूमि दे सकता हूँ। उस मॉन्क ने कहा, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझे, मुझे किसी जगह का स्वामी बनना है। जियांग फेंगमियान ने कहा, आप जो चाहे वो ले सकते हो, मैं आपको पहाड़ तक दे सकता हूँ। उस छोटे से मॉन्क ने कहा, अगर मैं पूरा राज्य मांगू तो? मैडम यू ने कहा, हाँ पता था मुझे, ये मॉन्क बस नाटक कर रहा है, ये और इसका गुरुजी मिले हुए हैं, इसीलिए तो मेरी चिड़िया निकालते ही इसका गुरुजी भाग गया और अब ये पूरे राज्य पर डोरे डाल रहा है। उस मॉन्क ने तुरंत झुककर प्रणाम करते हुए कहा, गृह स्वामिनी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर अगर मुझे अपनी कल्टीवेशन जारी रखनी है और आपके छोटे बेटे की मदद करनी है तो मुझे किसी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी जो मुझे उस जगह से लेनी पड़ेगी। अगर आप मुझे एक माउंटेन भी दे देंगे तो मेरी शक्तियाँ उस जगह के प्राणियों के लिए खतरा बन जाएंगी। मैं उनकी ऊर्जा सोख कर अपना कल्टीवेशन लेवल नहीं बढ़ा सकता। मुझे बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत है, क्या आप वो मुझे दे सकती है? मैडम यू कहने लगी, एक छोटा सा मॉन्क एक बड़े राज्य को कैसे संभाल सकता है? हम इसे ये अधिकार नहीं दे सकते। इससे बेहतर है कि तुम अपने गुरुजी से माफ़ी मांगकर अपने मठ में वापस चले जाओ। उस मॉन्क ने कहा, ये नहीं हो सकता, अगर आप अपना राज्य नहीं देना चाहते। तो उसने तुरंत वुशियान की तरफ हाथ करते हुए कहा, तो अपना पुत्र मुझे दीजिए। जियांग फेंगमिया और मैडम यू दोनों हक्के बक्के रह गए। इधर वुशियान भी, तीनों को भी समझ नहीं आया कि ये मॉन्क क्या मांग रहा है।
जियांग फेंगमियान ने कहा। आपके कहने का मतलब क्या है गुरुजी? हम समझ नहीं पा रहे हैं। उस छोटे से मॉन्क ने कहा, अगर आप अपना राज्य मुझे नहीं देना चाहते तो अपने इस राजकुमार को मुझे दे दीजिए। पर ये तो इस राज्य का होने वाला राजकुमार है, हम इसे आपको कैसे दे सकते हैं? क्या आप इसे अपना दास बनाना चाहते हैं? जियांग फेंगमियान ने पूछा। तो उस मॉन्क ने चेहरे पर बिल्कुल शून्य भाव रखते हुए कहा, नहीं, मैं इनसे विवाह करना चाहूँगा। अब बारी चौंकने की थी जियांग वूशियान की। मैडम यू तो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। विवाह? ये क्या मजाक चल रहा है? अपने कद को देखो, अपनी उम्र को देखो, और तुम कर क्या रहे हो? विवाह करने की बात कर रहे हो, वो भी एक राजकुमार से। कहीं तुम सठिया तो नहीं गए? मैडम यू चिल्लाए जा रही थी, उनका हाथ अपनी सीढ़ियों पर कस रहा था। इधर उस मॉन्क ने कहा, गृहस्वामिनी, एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी मॉन्क कोई भी चीज़ बेमतलब नहीं मांगता। मैं आपके छोटे बेटे को ठीक करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कल्टीवेशन करना पड़ेगा। मुझे ऊर्जा लगेगी। आपका बेटा इस राज्य का स्वामी है। अगर वो मेरे साथ कोई बॉन्ड कर लेता है तो इसका मतलब है मैं भी इस भूमि का स्वामी बन जाऊँगा, जिससे मुझे कल्टीवेशन करने में आसानी होगी। इधर वूशियान उस झटके से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो उस छोटे से मॉन्क की तरफ देख रहा था जो लगभग उसकी कमर तक ही ऊंचा था, और वो कह रहा था कि उसे वूशियान से शादी करनी है। वूशियान की आंखों के सामने तारे चमक रहे थे। एक तरफ तो उसे अपना भाई याद आ रहा था, जिसे बचाने के लिए इस मॉन्क की ज़रूरत थी, क्योंकि राजवैद्य ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और इस मॉन्क ने दावा किया था कि वो पानी इनके अंदर उसकी गोल्डन कोर फिर से ला सकता है। कैसे पता नहीं, पर वूशियान अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इधर मैडम यू को इस छोटे से बच्चे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि ये शैतान का रिइंकार्नेशन है। जियांग फेंगमियान अभी भी सदमे में थे। इस बच्चे ने क्या मांग लिया? उनका राजकुमार? फिर तो ये सब कैसे हो सकता है? राजकुमार की शादी एक छोटे बच्चे से, वो भी लड़के से, एक सन्यासी से। कहीं उसके पीछे पीछे उनका राजकुमार भी सब त्याग कर चला गया तो? जियांग फेंगमियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर पूरे दरबार में भी हर तरफ बस बातें ही हो रही थी कि ये छोटा लड़का सबको कैसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। अभी अभी इसका गुरुजी आया, यहाँ पर तमाशा करके चला गया, और इस छोटे गुरुजी ने तो उससे भी बड़ा धमाका कर दिया। इधर किसी को भी कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जियांग फेंगमियान अपने सलाहकार की तरफ देख रहे थे, जो बस सर झुकाकर खड़ा था, सोच रहा था कि इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। ना तो वो उस मॉन्क को राजगद्दी पर बिठा सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो पूरी सत्ता उसके हाथ में चली जाएगी, और उसे राजकाज कैसे संभालना आएगा? वो छोटा बच्चा ही है और बस मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा है, कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, वो किसी का इलाज कर सकता है अपनी शक्तियों के ज़रिए, पर राजकाज नहीं चला सकता। उसे राजगद्दी पर बिठाया नहीं जा सकता। अगर उसे राज्य का गुरुजी बना दिया जाए, सलाहकार बना दिया जाए, तब भी किसी भी भूमि पर उसका अधिकार नहीं रहेगा। इस छोटे बच्चे ने तो बड़ा कठिन दिमाग लगाया है, जिसकी बात का तोड़ किसी के भी पास नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसकी बात मान ली जाए तो बेहतर हो सकता है। वैसे भी राजा कितनी सारी रानियां रख सकता है, कॉन्क्यूबाइन रख सकता है, तो ये लड़का भी उनमें से एक कॉन्क्यूबाइन बनकर रह जाएगा। अभी तो राजकुमार जियांग वूशियान को तुरंत विवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो जियांग वानियन के ठीक होने के बाद विवाह कर सकते हैं। खुद राज्य के प्रधान की बेटी म्याम्या, जिसका रिश्ता जियांग वूशियान के लिए आया है, उस बात पर विचार विमर्श होने से पहले ही वेन सेना ने आक्रमण कर दिया। जियांग वूशियान राज्य को बचाने के लिए चले गए और ये रिश्ता तो आधा अधूरा ही रह गया। जियांग वूशियान की तरफ से कोई उत्तर ही नहीं आया, और अब ये मॉन्क आकर कह रहा है कि उसे राजकुमार से शादी करनी है। लेकिन मैं सुन सकती है, वो 1 साल तक रुक सकती है, जब तक कि जियांग वानियन का इलाज चलता रहेगा, जिसके बाद जियांग वूशियान की शादी फिर म्याम्या से कराई जा सकती है और वो पटरानी बन सकती है। ये सब सोचकर तुरंत मंत्री ने खड़े होते हुए कहा,
मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं दिख रही है महाराज। आप चाहे तो इस मॉन्क की बात मान सकते हैं। मेरी बेटी इंतज़ार कर लेगी। अब वुशियान अविश्वास से अपने होने वाले ससुर की तरफ देख रहा था। हाँ, म्याम्या को उसने हाँ तो नहीं कहा था, पर ना भी नहीं कहा था। म्याम्या एक अच्छी लड़की थी, और अगर वो वुशियान की पत्नी बनकर आती है तो वुशियान को एक अच्छी दोस्त मिल जाएगी। धीरे धीरे उनमें वो प्रेम भाव भी आ जाएगा जो एक पति पत्नी में चाहिए। पर अभी के लिए तो वुशियान को इस मॉन्क की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इधर जियांग फेंगमिया वापस से सिंहासन पर जाकर बैठ गए। उनके बगल में मैडम यू बैठ गई। जियांग वुशियान भी अपनी जगह पर जाकर खड़े हुए। वो मॉन्क सभा के बिल्कुल बीचों बीच आकर खड़ा हुआ। उसने फिर से एक बार महाराज जियांग फेंगमियांग को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं संभाला से निष्कासित किया गया, जिसका ना कोई परिवार है ना कोई संबंधी, आपके पुत्र के लिए अपने विवाह का प्रस्ताव भेज रहा हूँ। कृपया करके आप इसे स्वीकार कीजिए। जियांग फेंगमिया ने एक बार वुशियान की तरफ देखा तो वुशियान ने बस सर झुका लिया। वो बस अपने भाई के बारे में सोच रहा था। अगर ये मॉन्क उसे ठीक कर सकता है तो वुशियान उसकी हर बात मानने के लिए तैयार है। इधर जियांग फेंगमिया ने कहा, ठीक है गुरुजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। अब वुशियान अपने लंबे लंबे कदमों से चलते हुए उस छोटे से मॉन्क के बगल में जाकर खड़ा हुआ। वहाँ पर कुछ दासियाँ रेड कलर के वेल लेकर आई। ये वेल सर के ऊपर डालने का मतलब है कि उस लड़के ने सामने वाली लड़की को अपना जीवन साथी चुन लिया है। अब वुशियान ने बड़ी मुश्किल से एक कदम आगे बढ़ाकर थाल में से वो वेल उठाया। जैसे ही वो उस मॉन्क के सर पर डालने वाला था तभी उस मॉन्क ने फिर से एक बार झुककर प्रणाम करते हुए वुशियान से कहा, विवाह से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। वुशियान का हाथ वही थम गया। उसका दिल बैठने लगा। इधर मैडम यू का हाथ सीढ़ियान पर वापस से कस गया। अगर इस बार इस मॉन्क ने कुछ बकवास की ना तो इसकी तो जान गई, मैडम यू सोच रही थी। इधर जियांग फेंगमियान ने कहा, आप खुलकर अपनी शर्तें बता सकते हैं। तो उस मॉन्क ने वापस से जियांग फेंगमियान को प्रणाम करते हुए कहा, मेरी सबसे पहली शर्त ये है कि मेरी गले की माला जिसमें मेरी शक्तियाँ सम्मिलित है, उस माला को आज से मेरे पति को धारण करना होगा ताकि इस ऊर्जा को वो संभाल सके, और मेडिटेशन करते वक्त हमेशा उन्हें मेरे बगल में बैठना होगा ताकि इस माला के ज़रिए मैं भी अपनी कल्टीवेशन कर सकूं, लेकिन इस ऊर्जा का भार उन्हें संभालना होगा। तो मेडिटेशन करते वक्त हम दोनों को एक साथ इस माला को पकड़ना होगा। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? उसने वुशियान की तरफ देखते हुए कहा। वुशियान ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। शर्त तो आसान थी, वुशियान ये कर सकता था। अब मॉन्क ने अपनी दूसरी शर्त बताई, जब तक मैं बालिग नहीं हो जाता आप मुझ पर कोई हक नहीं जताएंगे, किसी भी तरह का शरीर स्पर्श नहीं होगा। ये बात सुनकर जियांग फेंगमिया, मैडम यू, जियांग वुशियान, वो सारे मंत्री सब धरे की धरे रह गए। 11 साल का बच्चा ये बात कर रहा है कि उसे टच नहीं किया जाएगा, मतलब इसमें इतना दिमाग भी है, वो इतना सोच सकता है। इस बात पर ही किसी को यकीन नहीं हो रहा था। इधर जियांग वुशियान की हालत तो ऐसे थी जैसे किसी मासूम से बच्चे को भरे बाजार में छोड़ दिया हो। उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं था और ये मॉन्क उसे चीरता जा रहा था। पता नहीं कैसे वो इस शर्मिंदगी से बच नहीं सकता। वो भरे दरबार में इस बात से हामी कैसे भरे कि वो इस बच्चे को छुएगा नहीं जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता। वुशियान को तो ऐसा कोई इरादा था भी नहीं, पता नहीं इसने ये शर्त क्यों रखी। फिर भी वुशियान जैसे तैसे इस अपमान का, इस शर्मिंदगी का घूंट पी गया। उसने कहा, जी गुरुजी, मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। वुशियान के गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, फिर भी वो जैसे तैसे खड़ा था। अब उस मॉन्क ने फिर से एक बार प्रणाम करते हुए कहा, और मेरी तीसरी शर्त है। उसने उस मंत्री की तरफ देखा जिसने अभी अभी अपनी बेटी का जिक्र किया था, और ये छोटा मॉन्क उसकी तरफ ऐसे देख रहा था
जैसे वो आंखों से ही उसे मार डालेगा। इधर वुशियान भी उस मॉन्क की ये हरकत देख रहा था और बस मन ही मन दुआ कर रहा था कि ये कुछ ऐसी हरकत ना कर दे जिससे वुशियान शर्म से पानी पानी हो जाए। पर जैसे ही उस मॉन्क ने मुंह खोला वही हुआ जिसका सबको डर था। उस मॉन्क ने कहा, जब तक मैं आपसे विवाह बंधन में बंधा हुआ हूँ, आप किसी भी पर स्त्री को न काम भावना से छू सकते हैं, न देख सकते हैं, ना ही उसके बारे में सोच सकते हैं। वुशियान ने कहा, छूने और देखने तक तो ठीक है, सोच भी नहीं सकता। उस मॉन्क ने अब शार्पली वुशियान की तरफ देखते हुए कहा, इससे हमारी कल्टीवेशन पर असर होगा। अब तो वुशियान की बड़े सभा में एक तरह से बेइज्जती हो गई। मतलब उसने तो सीधी बात कही थी, लेकिन सब लोगों ने अपने सर झुका लिए थे, सब लोगों के चेहरे लाल थे। ये छोटा सा बच्चा क्या कुछ कह रहा था। अब उस मॉन्क ने महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, बस मेरी ये 3 शर्तें हैं। अगर मेरे होने वाले पति इन तीनों शर्तों को मानने के लिए तैयार है तो मैं भी विवाह के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जियांग वुशियान ने तुरंत अपना हाथ उठाते हुए कहा, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। अब जियांग फिंगमियान वुशियान की तरफ देखने लगे। इतनी एम्बैरेसमेंट क्या कम थी जो अब ये भी अपनी शर्तें रख रहा है। पर जो कुछ भी हो, उन्हें इस मॉन्क की ज़रूरत है, इसलिए उसकी शर्तें मान रहे हैं। अब चलिए वुशियान की शर्तें भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो वुशियान ने उस छोटे से मॉन्क की तरफ देखकर कहा, मुझे अपनी पत्नी गंजी नहीं चाहिए। जब तक इसके सर पर बाल नहीं आते मैं इसको पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। उस मॉन्क ने शार्प नज़रों से जियांग वुशियान की तरफ देखा, मतलब ये इसके सर मुंडे हुए होने का मजाक बना रहा है। खैर चलो, उसके बाल तो आ ही जाएंगे। जियांग वुशियान ने कहा, मेरी दूसरी शर्त ये है कि ये कम से कम मेरे कंधे जितना बड़ा होना चाहिए, तब तक मैं इससे बात नहीं करूँगा और ना ही ये मुझसे बात कर सकता है। उस मॉन्क ने फिर से सर झुकाकर इस बात को अपनी सहमति जताई। तब जियांग वुशियान को ऐसा लगने लगा जैसे सब लोग उसका मजाक बना रहे हैं। कहाँ ये 11 साल का छोटा सा मॉन्क अपनी हर एक बात को इतने स्पष्ट तरीके से बता रहा था, और कहाँ वुशियान इतना बड़ा होने के बावजूद भी अपने इमोशंस में बहकर बस ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी तरह से इस शादी को कैंसिल करना चाहता है। तब कहीं जाकर वुशियान थोड़ा सा स्टेबल हुआ और फिर उसने बड़ी शांति से कहा, और मेरी तीसरी शर्त ये है कि जब तक मेरा छोटा भाई पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक ही ये मैरिज वैलिड रहेगी। अगर वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हुआ तो ये मैरिज भी कैंसिल रहेगी और ये सारी शर्तें भी। ये बात सुनकर मॉन्क ने एक गहरी नज़र वुशियान पर डाली, पर वुशियान अपनी बात पर बिल्कुल अडिग था। अब सारे मंत्री भी वुशियान के इस होशियारी की तारीफ करने लगे और इधर मॉन्क ने भी तीसरी बार अपना सर झुकाकर इस बात को भी मान्यता दी कि जब तक वानियन ठीक नहीं हो जाता तब तक ये मॉन्क उसका इलाज करेगा, और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो ये मैरिज अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। पर अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ होता है तो वुशियान को एक तरह से अपने पूरे जीवन की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि वो किसी और से विवाह नहीं कर सकता। ना उसके बच्चे पैदा होंगे, ना वो एक पारिवारिक सुख का अनुभव कर पाएगा। पर खैर, इस बात के लिए तो वानियन भी है, उसके तो बच्चे हो सकते हैं, उसकी शादी भी होगी। अभी के लिए तो इस बात की चिंता शायद से किसी को भी नहीं थी, न खुद वुशियान को, क्योंकि उसने अब वो वेल उस छोटे से मॉन्क के सर पर डाल दिया था। इसका मतलब उसने उसको अपनी ब्राइड स्वीकार कर लिया था। अब इसी तरह से सब लोगों ने इस नए जोड़े को ब्लेसिंग्स दी। महाराज जियांग फिंगमियान ने घोषणा की कि जब वांगजी बालिग हो जाएगा तब दोबारा से राजकुमार और वांगजी की शादी धूमधाम से होगी। तब तक ये दोनों एक दूसरे के बिट्रोटल बन के रहेंगे। यहाँ से सीन चेंज हुआ और सीधा वेडिंग चैम्बर में चला गया। वैसे दास दासियों को इस बात से बड़ी मुश्किल हो रही थी कि उनके पसंदीदा राजकुमार की शादी एक छोटे से गंजे से
मॉन्क से हुई है, जिसे अभी राजकुमार कंज्यूमेट भी नहीं कर सकते। ना ही उस मॉन्क को अपनी पत्नी बना सकते हैं, ना ही खुद से दूर कर सकते हैं। वो मॉन्क अब राजकुमार के चैम्बर में उसके साथ रहने वाला है। दासियाँ बड़े भारी मन से उस वेडिंग चैम्बर को तैयार कर रही थी। इधर जैसे ही वो छोटा सा मॉन्क वांगची, जिसे अब से हम वांगची ही कहकर पुकारेंगे क्योंकि मॉन्कहुड तो उसने छोड़ दिया, तो वांगची जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, उसने उस कमरे को पूरा सजा हुआ पाया। तो उसने तुरंत उन सभी दासियों को अपने सामने बुलाया। ये सब तुम क्या कर रही हो? वांगची ज़ोर से चिल्लाया। तो वो सारी दासियाँ डर कर उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसे झुककर प्रणाम करते हुए बोली, हम आपका वेडिंग चैम्बर तैयार कर रहे हैं। तो उस मॉन्क ने कहा, शरीर सुख के अलावा तुम लोगों के दिमाग में और कुछ नहीं आता। वो सारी दासियाँ अब डर से कांपने लगी। ये छोटा मॉन्क तो सच में बड़ा गुस्सैल निकला। तो उन लोगों ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए गुरुजी। तो वांगची ने कहा, तुरंत मेरा सारा सामान एक अलग से चैम्बर में जाकर रखवा दो। मैं राजकुमार के साथ बस तभी वार्तालाप किया करूँगा जब हमें ड्यूअल कल्टीवेशन करना होगा। ये सारी लड़कियाँ अब एक दूसरे की तरफ देखने लगी। ड्यूअल कल्टीवेशन करेंगे? और ड्यूअल कल्टीवेशन का मतलब उन लड़कियों को बस इतना पता था कि शरीर सुख, एक दूसरे के पास आना। लेकिन ये मॉन्क तो ड्यूअल कल्टीवेशन को ऐसे बोल रहा था जैसे ये कोई विधि, कोई रिचुअल कर रहा हो। इसके दिमाग में शायद से कुछ और था ही नहीं। तो उन लड़कियों को लगा कि शायद से गुरुजी से कुछ भूल हो रही है, पर उसे टोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो उन्होंने बस वैसे ही किया जैसे वांगची ने कहा था। तुरंत वांगची का सारा सामान, मतलब जो कुछ भी कपड़े वगैरह उसके लिए प्रिपेयर कर दिए गए थे, वो एक अलग से चैम्बर में जाकर रखवा दिए गए। तो वांगची भी अब अपने चैम्बर में चला गया। इधर वुशियान ने आकर देखा उसका चैम्बर आधी अधूरी हालत में सजा हुआ है। उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि इस मॉन्क के बच्चे को तो सज़ा देनी ही चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। तो वो तुरंत वहाँ से पैर पटकते हुए उस चैम्बर में चला गया जहाँ का पता उसे दासियों ने बताया था। वुशियान जैसे ही उस चैम्बर के दरवाजे तक पहुँचा, मॉन्क ने उसे वहीं रोकते हुए कहा, रुक जाओ। वुशियान ने कहा, क्यों? मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता। वांगची ने कहा, नहीं, तुम इस कक्ष में नहीं आ सकते, यहाँ तुम्हारा प्रवेश निषिद्ध है। वुशियान ने कहा, ऐसे कैसे? मैं तो तुम्हारा पति हूँ। ये कहते हुए वुशियान ने अंदर कदम रखने की कोशिश की, पर वो दरवाज़ा कोई आम दरवाज़ा नहीं था। वुशियान उस दरवाजे से टकराकर तुरंत पीछे हो गया। उसने कहा, ये सब क्या है? तो वांगची ने कहा, ये मेरे कौमार्य बंधन का नतीजा है। मैंने अपना कौमार्य नहीं खोया है और तुम्हें इसे लांघना तब तक वर्जित है जब तक मैं तुम्हें इसकी आज्ञा नहीं देता। वुशियान अब तो अपने दांत पीस कर रह गया। वो इस गंजे मॉन्क के आगे कुछ नहीं कर सकता। तो वो बस मुट्ठियाँ बिछते हुए वहाँ से चला गया। इधर वांगची स्मोक करते हुए वुशियान को बस देखे जा रहा था। इधर वुशियान अपने हाथ में जो उसने उस मॉन्क की माला पहनी हुई थी उसे छेड़ने लगा। तो उस मॉन्क ने कहा, मेरी माला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, इसे तोड़ने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वुशियान ने कहा, क्या इसके सर के पीछे भी आंखें हैं? उस मॉन्क ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं हर तरह से तुम पर नज़र रख सकता हूँ, तो दोबारा कभी भी मुझे छेड़ने की कोशिश मत करना। अब तो वुशियान बस दांत पीसते हुए, पैर पटकते हुए वहाँ से अपने चैम्बर में चला गया और फिर उस चैम्बर की उस आधी अधूरी सजावट को देखने लगा। आज उसकी शादी हुई है और उसके ब्राइड ने उसे उसके चैम्बर में आने से मना कर दिया है। ऐसा नहीं था कि वुशियान को इस शादी से कुछ उम्मीदें थी, फिर भी कम से कम वो अपनी ब्राइड से बातें तो कर सकता था। खैर, वो उस छोटे बच्चे को ब्राइड भी कहाँ मानता था, बस ये उसकी ज़रूरत थी। उसके छोटे भाई की जान बचाने के लिए वुशियान अपनी सारी खुशियों को त्यागने के लिए तैयार था। शायद से कोई भी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं करता होगा। ये सोचकर वुशियान ने जैसे तैसे अपनी पीठ बिस्तर पर टिका दी, आंखें मूंद ली
और वो भविष्य के लिए खुद को तैयार करने लगा। दूसरी तरफ वांगची अपने कक्ष में बैठा अपने दोनों हाथ तपस्या की मुद्रा में बनाए ध्यान कर रहा था। तभी उसके पाउच से जोर जोर से हिलने डुलने की आवाज़ आने लगी। तो वांगजी ने अपने पाउच को थोड़ा सा ढीला कर दिया। तुरंत उस पाउच से एक गिलहरी निकली और वांगजी के कंधे पर आ गई। वांगजी ने कहा, चैन चैन। तो उस गिलहरी ने कहा थोड़ी देर पहले ये शर्त रखी जा रही थी कि न तुम मुझसे बात करोगे न वो तुमसे बात करेगा, लेकिन यहाँ आकर दोनों ने खुद ही अपनी शर्त तोड़ दी। तो वांगजी ने कहा, अगर वो मुझसे बात करेगा तो मैं भी उससे बात करूँगा, और जब तक वो मुझसे बात नहीं करता तो मैं भी बात नहीं करूँगा। तब उसकी लहरी ने कहा, मान गए वांगजी, तुम्हारे जैसा कनिंग ओमेगा मैंने आज तक नहीं देखा। तो वांगजी ने कहा, क्यों? कहा था ना मैंने कि मैं ही हूँ जो वी wuxian को वापस से अपने असली रूप में ला सकता हूँ। पर असली रूप में अभी तक आया कहाँ है? अगर वो खुद से नेक्रोमेंसर बनने के लिए मान जाए तब तो मैं मानूं। उसकी लहरी ने कहा। तो वांगजी ने कहा, शादी तो हो ही चुकी है, तो नेक्रोमेंसर भी वो जल्द ही बन जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस? चैन चैन ने कहा। तो वांगजी ने कहा, कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आपको गिलहरी थोड़ी बना था। इस बात पर तो चैन चैन भी कूद कर नीचे आ गया और वांगजी से कहने लगा, वो तो मैं इसलिए बना क्योंकि मैं तुम्हें शर्त हारते हुए नहीं देखना चाहता था। तो वांगजी ने बस सर हिलाया, क्योंकि उसे भी पता था कि उसके शियांग सच में इतनी पावर नहीं रखते कि वो वांगजी का मुकाबला कर सके। इसलिए तो वो शर्त हार गए थे और शर्त के मुताबिक उन्हें गिलहरी बनकर अब वांगजी के पाउच में रहना पड़ रहा था। तभी उस गिलहरी चैन चैन यानी सी चैन ने कहा, वैसे तुम्हें तो आज रात ड्यूअल कल्टीवेशन करना था ना, फिर तुमने अपने हस्बैंड को यहाँ से भगा क्यों दिया? आज से ही कल्टीवेशन शुरू कर देते तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाती। तो वांगजी ने बस अपने पैर पसार कर पीछे सोफा पर पैर टिका कर बैठते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है शियांग, उस वानियन को और थोड़ा तड़पने दो। वांगजी? सीजन ने चौंक कर कहा। तो वांगजी ने कहा, पता है आपका उसके बिना दिल नहीं लगता। ठीक है, ज़्यादा हूँ ड्यूअल कल्टीवेशन करने के लिए। कहते हुए वांगजी वापस से खड़ा हुआ और उसने अपना बेल्ट पहन लिया। फिर उस दरवाजे से बाहर आया। उसने चैन चैन को अपने कंधे पर रखा और फिर wuxian के चैम्बर के बाहर उसके दरवाजे पर आ गया। वहाँ कर उसने चैन चैन से कहा, चैन चैन, मेरे हस्बैंड से कह दो कि उनकी ब्राइड आई है ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए। ये बात सुनकर wuxian को भी उसकी शर्त याद आ गई और वो तुरंत बेड से उठकर दरवाजे तक आ गया। इधर वांगजी अपना हाथ जोड़े हुए बिल्कुल शांत मुद्रा में wuxian की तरफ ही देख रहा था। wuxian ने कहा, ये चैन चैन कौन है? पर वांगजी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। तो wuxian ने कहा, जवाब तो दो। तो वांगजी ने कहा, मेरे विवाह की दूसरी शर्त ये थी कि मैं अपने पति से बात नहीं कर सकता। इसका तो मैं, wuxian दांत पीसते हुए बोला। फिर उसने उस दरवाजे की तरफ देखकर कहा, ओ द्वार महाशय, मेरी पत्नी से ये पूछिए कि उसे ड्यूअल कल्टीवेशन का अर्थ भी पता है। इस पर वांगजी ने कहा, चैन चैन, मेरे पति को बताओ कि मुझे ड्यूअल कल्टीवेशन का अर्थ भली भांति पता है। जब तक मेरे पति अपने दिमाग से घृणित विचार निकाल कर एक शुद्ध भावना से ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए तैयार नहीं होते, तब तक मैं भी ड्यूअल कल्टीवेशन नहीं कर सकता, और तब तक इनके भाई का इलाज भी मुझसे नहीं होगा। ये कहते हुए वांगजी तुरंत मुड़ा। wuxian अब दांत पीसते हुए बोला, पित्ती भर कद है और हाथ भर जबान। वो चुपचाप वांगजी के पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि वांगजी ने wuxian के चैम्बर में भी आने से मना कर दिया था। तो wuxian को ही वांगजी के चैम्बर में जाना था। वो दोनों वापस से वांगजी के चैम्बर में आए, जहाँ पर वांगजी ने पहले से ही 2 आसन की सुविधा करके रखी थी। वो दोनों आसन पर आमने सामने बैठे और फिर
वांगजी ने वुशियान को अपने हाथ आगे करने के लिए कहा। वुशियान को लगा अब उसके हाथ पर वांगजी अपने हाथ रखेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वांगजी ने दोनों के हाथ के बीच में एक कपड़ा लाकर रखा। वो सिल्क क्लॉथ के बीच में वुशियान और वांगजी के हाथ एक दूसरे को टच नहीं हो रहे थे। इस तरह से दोनों ने ड्यूअल कल्टीवेशन किया। वांगजी ने अपनी माला के ऊपर हल्के से छुआ तो वुशियान को भी अपने पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह मालूम हुआ और उसे इस बात का भी अंदाज़ा हो गया कि वांगजी सच में बहुत शक्तिशाली है। दूसरी तरफ लान सिचेन भी अपने गिलहरी के रूप में एक आर्ट परफॉर्म करने लगा, जिससे जो कुछ भी ऊर्जा इधर वांगजी और वुशियान अपने में प्रवाहित कर रहे थे, वही ऊर्जा लान सिचेन उसी तरह की एक जेड माला के जरिए जियांग वानिन के शरीर में प्रवाहित कर रहे थे, जिससे वो धीरे धीरे हील होता जा रहा था। गोल्डन कोर निकालना आत्मा निकालने के बराबर होता है। जियांग वानिन बच तो गया था, लेकिन उसे रिकवर होने में साल 1.5 साल कब गुजर गया किसी को पता ही नहीं चला। इधर वुशियान को भी वांगजी के ऐसे नकचढ़े बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी। दोनों ने एक भी बार सीधे मुंह बात नहीं की थी। जब से दोनों की शादी हुई थी, ना तो वांगजी वुशियान से सही से बात करता, ना ही वुशियान वांगजी से। वांगजी हर बार चेंचन को बीच में लाता और उसी से सारी बातें अपने पति से कहता, और इधर वुशियान को जो चीज़ मिलती वो उसके सहारे वांगजी से बात करता। कभी टेबल के सहारे, कभी चाय की केतली के सहारे, कभी कप के सहारे, कभी पर्दे के सहारे, कभी बेड के सहारे। आज भी जियांग वुशियान अपने घोड़े पर से वापस आते हुए कह रहा था, बहुत हो गया, कब से ये कहते जा रहा है मेरे भाई का इलाज करेगा, इलाज करेगा। अब तक उसमें कोई सुधार क्यों नहीं आ रहा है। माना कि उसकी तबीयत पहले से बिगड़ नहीं रही है, फिर भी वो पिछले 1.5 साल से बस बिस्तर पर लेटा हुआ है। अब तक तो उसे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाना चाहिए था। पता नहीं ये कर क्या रहा है। वुशियान अपने दांत पीसते हुए कह रहा था। तभी वांगजी उसके सामने आया। अब वांगजी पहले से काफ़ी लंबा हो गया था। पूरे 6 उंगलियों से उसकी लंबाई बढ़ गई थी और वो वुशियान की तरफ वैसे ही नज़रों से देख रहा था जैसे पहले देखा करता था, आधी मूंदी हुई आंखों से। अब उसके बाल भी उसके कंधे तक आ रहे थे। वो अपने माथे पर फोरहेड रिबन भी बांधता था, पर वस्त्र अभी भी पहले की तरह ही फक्त सफ़ेद थे। जब तक वांगजी के सर पर बाल नहीं थे, तब तक तो वुशियान वांगजी को इतना ज़्यादा देखता नहीं था, पर जब से उसके बाल लंबे होने लगे थे और वांगजी ने उसे हाई पोनीटेल में बांधना शुरू किया था, वुशियान आजकल वांगजी को कभी कभी तिरछी नज़रों से देखा करता था। पता नहीं क्यों, पर वांगजी को देखकर ही उसके गाल लाल होने लगते थे। कुछ भी कहो, पर उसकी ये स्टबर्न, जिद्दी, कनिंग वाइफी है बड़ी खूबसूरत। इस बात को वुशियान झुठला नहीं सकता। इधर हमेशा की तरह चेंचन वांगजी के कंधे पर इधर से उधर घूम रहा था, तो वांगजी ने भी उसे कहा, चेंचन मेरे पति से पूछो क्या वो हर्ब्स ले आया जो कुछ भी मैंने उसे कहे थे। तो वुशियान भी एटीट्यूड में वो हर्ब्स की थैली वांगजी के सामने रखते हुए कहा, सुइबिया मेरे हस्बैंड से कह दो सारे हर्ब्स मिल गए हैं, और अब अगर इस बार वानिन का इलाज नहीं हुआ तो मैं सारी सभा में ये कह दूंगा कि ये विवाह अब खारिज किया जाता है, क्योंकि अब मैं और इस शादी में नहीं रहना चाहता। 1 साल से हमें बुद्धू बनाया जा रहा है, लेकिन अब और आगे ऐसा नहीं चलेगा। साफ साफ कह दे उससे, या तो इस औषधि के बाद जियांग वानविन होश में आएगा या तो ये रिश्ता ख़त्म होगा। वुशियान की ये बात सुनकर वांगजी ने घूर कर उसे देखा और कहा, चेंचन कह दो मेरे हस्बैंड से, जिसकी गोल्डन कोर गई है उसे वापस से इंसानी रूप में लाने के लिए 521 दिन का ड्यूअल कल्टीवेशन लगता है, और अब 521 दिन पूरे हो चुके हैं, तो जियांग वानिन होश में आ सकता है। कहकर वुशियान वहाँ से अपने नए नए उगे हुए बालों को झटक कर आगे चलने लगा। इधर वुशियान बस
उसके उन लहराते हुए बालों को दूर से घूरने लगा। इधर वांगजी ने जाकर जियांग वानियन के पास उन औषधि का एक लेप बनाया, फिर से वानियन के पूरे शरीर पर लगाया। ये सारी औषधियाँ जो वो इस्तेमाल करता था वो वानियन को होश में लाने के लिए नहीं थी, बल्कि उसके शरीर में जो एक स्थूलता, जो सूजन आ गई थी, उसके लगातार सोते रहने की वजह से जो जख्म होने वाले थे उन सब के प्रतिकार के लिए थी। लेकिन वुशियान को तो ऐसा लग रहा था इन सब लेप की वजह से ही वानियन होश में आ रहा है। और जैसा कि वांगजी ने वादा किया था, आज सभी लोग फिर से एक बार वानियन के चैम्बर में उसे देखने के लिए आए थे। वांगजी ने ही बुलाया था सबको। वो जिनजिन वापस से वांगजी के कंधे पर थी। इधर जियांग फेंगमियान अपने बेटे को देख रहे थे और वांगजी से पूछ रहे थे, वांगजी, तुमने तो कहा था कि ये होश में आ जाएगा, फिर इसने आंखें क्यों नहीं खोली? मैडम यू वांगजी की तरफ देखकर कह रही थी, मुझे तो लगता है ये सब झूठ बोल रहा है। इस पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो किसी और देश में जाकर वानियन का इलाज ढूंढना चाहिए। अब वांगजी ने एक बहनी नज़र मैडम यू पर डाली और फिर चेंचेन से कहा, चेंचेन, ज़रा मेरे पति से तो पूछो, क्या इनको भी मुझ पर कोई आरोप लगाना है, या फिर से एक बार वही पट्टी दोहरानी है कि शादी कैंसिल, मैरिज कैंसिल और मुझे महल से बाहर फिकवा देना है। वुशियान ने इस बार कुछ नहीं बोला। तो जियांग फेंगमियान ने कहा, वांगजी, मानता हूँ तुम्हारे साथ पिछले इस पूरे 1.5 साल में किसी ने भी अच्छा बर्ताव नहीं किया, फिर भी तुम अपने इलाज में लगे रहे, कोशिश करते रहे। अगर ये कोशिश सफल नहीं होती है तो शायद से ये हमारी बदकिस्मती है। हम इसमें तुम्हें दोष नहीं देंगे, पर हम दिल से चाहते हैं कि हमारा वानियन होश में आए। वांगजी ने कहा, पिताश्री, आप चिंता न करें, वानियन ज़रूर होश में आएंगे, बस थोड़ा सब्र रखें। अब वांगजी वापस से वहाँ पर अपने हाथों से कुछ मुद्राएं बनाकर उनसे ऊर्जा प्रवाहित करने लगा और वो सीधा वानियन के मस्तिष्क में जाने लगी। इधर वांगजी कुछ देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन इस दरम्यान वो पूरा पसीना पसीना हो गया। दूसरी तरफ वुशियान को भी वांगजी की यह हालत देखकर चिंता होने लगी। इधर वांगजी लगभग अपने होश खो ही देने वाला था। दूसरी तरफ वुशियान भी पूरी तरह से तैयार खड़ा था। उसके हाथ में एक सिल्क क्लॉथ था। अगर वांगजी बेहोश भी हो जाता है तो वुशियान उसे पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इधर वानियन के आंखों से हरकत होने लगी और दूसरी तरफ वांगजी अपने होश खोने लगा। वुशियान ने तुरंत आगे बढ़कर वांगजी को अपने बाहों में ले लिया, उस सिल्क क्लॉथ में पूरी तरह से लपेट लिया, और इधर वानियन ने आंखें खोली। इसे देखकर मैडम यू तो खुशी से चिल्लाने लगी, वानियन, मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैडम यू तुरंत बेड के पास जाते हुए बोली, लेकिन वानियन बस पलकें झपकाने के अलावा और कोई हरकत नहीं कर रहा था। वो बस सबको देख रहा था, पर शायद से अभी तक वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसकी सांसें बड़ी धीमी चल रही थी। जियांग फेंगमियान और मैडम यू खुशी के आंसू रो रहे थे, बस अपने बच्चे को देखे जा रहे थे। दूसरी तरफ वुशियान, जिसने एक नज़र अपने भाई को देखा और पाया उसके माता पिता उसका ख्याल रखने के लिए काफ़ी है, तो उसने तुरंत वांगजी को उठाया और उसे उसके चैम्बर की तरफ ले जाने लगा। इधर वांगजी ने पहली बार ऐसा महसूस किया था कि वुशियान ने उसे इतने करीब से पकड़ा है। चाहे उन दोनों का एक दूसरे को पूरी तरह से स्पर्श ना हो रहा हो तो ना सही, उनके बीच में वो सिल्क क्लॉथ हो तो वही सही, फिर भी वांगजी वुशियान के उन मजबूत बाहों को महसूस कर पा रहा था। जिस तरह से वुशियान ने सिक्योरली उसे पकड़ा हुआ था, उसे वो ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर रहा था। वांगजी वुशियान की हर हरकत देख रहा था, महसूस कर पा रहा था, उसकी परेशानी महसूस कर पा रहा था। जल्द ही वुशियान वांगजी को उसके पेट के ऊपर ले गया, उसने प्यार से लिटाया
और उसके बगल में ही बैठ गया। आज फूशियान का दिल भर आया था, क्योंकि सच में फानिन को होश आ गया था। इस पूरे 1.5 साल में उसने जितनी मेहनत की थी उसका कोई मुकाबला नहीं था। जब तक कि वांगजी उसे कोई भी आज्ञा करता, किसी भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को दे देता, फूशियान हर उस टास्क को कंप्लीट करता। कभी पीले रंग के मोर के पंख लाने हो, कभी किसी दूर देश में मिल रहे किसी टाइगर के पूंछ के बाल लाने हो, फूशियान हर उस चीज़ को लाता। कभी गहरे समंदर में कोई मोती ढूंढ कर लाना हो, फूशियान उसे भी ले आता। वो ये सब कुछ न सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए कर रहा था, बल्कि शायद से उसके अंदर ये भी इच्छा थी कि एक बार वांगजी बोल दे तो फूशियान उसे किसी भी हालत में पूरा करके ही रहेगा। शायद से ये सिर्फ फूशियान का अपने भाई के लिए प्यार नहीं था, वो खुद को साबित करना चाहता था और उसने कर भी दिया था। इधर फूशियान ने जैसे ही वांगजी को बेड पर लिटाया, उसने उस सिल्क क्लॉथ को वांगजी के हाथ के ऊपर डाला और फिर उस क्लॉथ के ऊपर से उसने वांगजी का एक हाथ पकड़ लिया और फिर वो वांगजी से कहने लगा, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, फानिन को होश आ गया है। शुक्रिया वांगजी। फूशियान ने बस इतनी बात कही। इधर वांगजी बस आंखें मूंद कर लेटा हुआ था। हालांकि उसे महसूस सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो कमज़ोर इतना था कि किसी भी बात का जवाब देने की हालत में नहीं था। जब फूशियान ने ये देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया। वो तुरंत वांगजी के ऊपर आ गया, जैसे वो उसे गले से लगाना चाहता हो। इधर दूसरी तरफ वांगजी ने अपनी मुट्ठियाँ जोर से कस ली, उसकी सांसें थम गई। इधर फूशियान वांगजी के बिल्कुल कान के करीब आ गया और उसने कहा, मुझे यकीन था तुम ये कर सकते हो वांगजी। सच में आज मुझे अपने फैसले पर नाज है कि मैंने तुम्हें अपने लिए चुना। फूशियान ने अभी भी वांगजी को बिल्कुल भी टच नहीं किया था, पर उसकी सांसों की गर्माहट वांगजी को अपने कानों पर महसूस हो रही थी। फूशियान कह रहा था, जब भी तुम होश में होते हो बहुत नक चढ़े होते हो, पर शायद से तुम्हारी इसी अदा से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ। वांगजी, अभी तो मैं वानिन के पास जा रहा हूँ, पर जल्द लौटूंगा और तुम्हें सही से शुक्रिया कहूँगा। इतना कहकर फूशियान तुरंत वहाँ से चला गया और उसके जाते ही उस दरवाजे पर वापस से वो सील लग गया। सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही बंद होने लगे। दूसरी तरफ अंदर वांगजी ने मुस्कुराते हुए बस करवट बदली, और जब उसने करवट बदली वो कोई 12-13 साल का छोटा बच्चा नहीं था, बल्कि एक पूरा युवक था, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, जिसके बाल उसके घुटनों तक लंबे थे, जिन्होंने पूरी तरह से उसे ढक दिया था। और उसके रूप सौंदर्य की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उसे कोई एक बार देख ले तो दोबारा किसी भी चीज़ में वो रुचि न ले। लेकिन वांगजी अपने इस यौवन को, इस सौंदर्य को अभी नहीं दिखा रहा था। क्यों नहीं दिखा रहा था, ये भी एक पहेली थी। दूसरी तरफ उसके पैरों के पास खड़ा गिलहरी रूप में लान सिचेन कह रहा था, वांगजी, आज तो तुमने अपनी पोल ही खोल दी थी। शुक्र है मैं सही समय पर आ गया और मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। और ये क्या चीज़ है, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। इस तरह से कोई अपने अल्फा के अधीन होता है भला? उसका तुम पर इतना असर करना भी ठीक नहीं है। ये कहते हुए लान सिचेन वांगजी के फेरोमोन से, उसके सेंट से किसी तरह से खुद को बचाते हुए उस पूरे रूम को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ वांगजी पूरी तरह से ककून बन गया था। उसके अंदर जो भी उमंगें उमड़ रही थी वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका अल्फा आज भी उसे नहीं भूला है, आज भी
वो बस वांगची को ही पसंद करता है, उसी से प्रभावित है, मतलब उसे प्यार करता है। ये चीज़ वांगची के सर चढ़कर बोल रही थी, उसके तन बदन में रोमांच पैदा कर रही थी। उसे अपना वो समय याद आ रहा था जब उसने अपने वीन को पहली बार देखा था, उसके सिंहासन पर बैठे हुए, और उसके सामने वांगची था जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। हीलिंग राज्य में सारे विचेस और विजार्ड्स के लिए एक कंपटीशन रखा गया था, जिसमें सारे नए विचेस और विजार्ड्स पार्टिसिपेंट थे। ये दुनिया इंसानों की दुनिया नहीं थी, अल्फ़ा और ओमेगा वर्ल्ड था, एक दूसरी दुनिया जहाँ पर आम इंसान नहीं रहते, बस जादूगर रहते हैं। न सिर्फ अपना रूप बदल सकते हैं, बल्कि मौजूद सभी चीज़ों का अस्तित्व भी बदल सकते हैं। पर इन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर था एक ब्लैक विजार्ड, वी यिंग, जिसे हीलिंग पैट्रियार्क के नाम से भी जाना जाता था। उसने जादूगरी की रचना की थी, खासकर काले जादूगरी की, जो वो लोगों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करता था। पर कुछ ऐसा हुआ जिससे ये पूरी दुनिया उजड़ गई। हीलिंग पैट्रियार्क ने एक बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व का अभ्यास किया, उसे इजाद किया, जिसका नाम था यिन लोहा। ये तत्व बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए हीलिंग पैट्रियार्क ने इसे एक रिंग के रूप में बनाया ताकि वो उसे पहन सके और उस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। पर नियति को शायद से कुछ और ही मंजूर था। हीलिंग पैट्रियार्क अपने तख्त पर बैठा सामने की प्रतियोगिता को देख रहा था, जिसमें अलग अलग क्लान से बहुत सारे जादूगर आए हुए थे, जिसमें लान क्लान भी शामिल हुई थी। वैसे तो लान क्लान वाइट मैजिक करती थी। इस जादूगरी की दुनिया और इंसानी दुनिया के बीच में द्वार का काम करती थी। लान लोग इंसानी दुनिया में भी जाते थे, इंसान उन्हें जादूगर के रूप में पहचानते थे, उनसे मदद भी लेते थे। दूसरी तरफ वो वाइट विचेस और विजार्ड थे, इसलिए इस जादूगरी की दुनिया में भी उनका बहुत रुतबा था। सब कुछ सही ही चल रहा था जब तक कि इस लान फैमिली में एक छोटे नन्हे जादूगर का जन्म नहीं हुआ, जिसका नाम था लांचा, जिसने 1620 साल तक लगातार कल्टीवेशन किया और अब जाकर वो अपने यौवन में पदार्पण कर चुका था और इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था। इधर लांचा को बचपन से ये एहसास था कि उसे कोई बड़ा कारनामा करने के लिए इस धरती पर लाया गया है। वो बड़ा अभिमानी था, किसी की भी नहीं सुनता था। अगर कोई उसकी बात काटने की कोशिश करे तो लांचा जिद पर अड़ जाता था। ऊपर से उसके कनिंगनेस की तो कोई सीमा ही नहीं थी। यीलिंग क्लान में जब लान की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव जाने की बारी आई तो लांझा और लान हुआन के बीच में प्रतियोगिता हुई, क्योंकि लान क्लान में वही दोनों सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। दो भाइयों के बीच में छोटा सा द्वंद्व होता, बात ख़त्म हो जाती, पर छोटे में बात ख़त्म कर दे वो लांझा कहाँ। उसने अपने भाई के सामने यह शर्त रखी, जो भी हारेगा उसे गिलहरी के रूप में दूसरे को 3000 साल तक सर्व करना होगा। और जैसा कि हमने देखा, लान हुआन इस प्रतियोगिता में हार गए और लांझा ने उसे गिलहरी बनने पर मजबूर कर दिया। उसकी सारी शक्तियाँ भी सील कर दी। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ लांझा की शक्तियों पर अपना गुजारा कर रहे थे। जितना कुछ लांझा उन्हें देता, उन्हें उतने में ही खुद को जिंदा रखना पड़ता, गुजारा करना पड़ता। पर लांझा पर उनकी हालत देखकर छू तक नहीं रहेंगी। लान हुआन ने खुद से शर्त हारी थी, तो इसका खामियाजा भी भुगते। लांझा उनकी चिंता क्यों करे। इधर लान हुआन अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे और उसका बचपना समझकर उन्होंने इस बात को दिल पर नहीं लिया। लांझा प्रतियोगिता में चला गया और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, उसे समझ आ गया कि तख्त पर बैठा आदमी उसका मेट है। पर
फांगची किसी के सामने झुकेगा थोड़े ही, तो उसने उस प्रतियोगिता को भी जी जान लगा कर जीत लिया। जब वो आखिरी मुकाबला भी जीत गया, तब तख्त पर बैठे वीइंग ने उसे पूछा कि उसे क्या चाहिए। तो लांझा ने बिना देर किए कहा, मुझे यिन आयरन चाहिए। पता नहीं क्यों, पर लांझा जब से सोच पा रहा था, समझ पा रहा था, तब से इस यिन आयरन से ऑब्सेस्ड था। और आज जब उसे मौका मिल रहा था, तब वो उसे क्यों छोड़ेगा। तो उसने हीलिंग पैट्रियार्क से यिन आयरन को ही मांग लिया। इधर हीलिंग पैट्रियार्क ने कहा, बच्चे, तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ, पर यिन आयरन बहुत ही अनस्टेबल है। उसे स्टेबल रखने के लिए मुझे खुद की जी एनर्जी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। क्या तुम में इतनी जी एनर्जी है भी कि तुम यिन आयरन को एक सेकंड के लिए भी संभाल पाओगे। इधर फांगची को ये बात दिल पे लग गई। उसने कहा, शायद से आपने मुझे ठीक से पहचाना नहीं है। मैं आपका मेट हूँ, आपका ओमेगा। अगर आप यिन आयरन को संभाल सकते हैं तो मैं भी संभाल सकता हूँ। फांगची की ये बात सुनकर हीलिंग पैट्रियार्क को ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसके लिए अपने ओमेगा को ना पहचान पाना इतना भी मुश्किल नहीं था। पर वांगशी ने अपने मैजिक से खुद की आइडेंटिटी छुपा कर रखी थी। उसने इस अल्फा को ये एहसास तक नहीं होने दिया कि उसका ओमेगा उसी के सामने खड़ा हुआ है। कितनी बार तो वो पहाड़ियों पर चढ़ा, कितनी बार पानी में चला गया, कितनी बार ठंडे बर्फ़ में चला गया, कितनी बार वो तीर कमान से खेला। कितनी सारी प्रतियोगिताएं थी, पर इन सभी प्रतियोगिताओं के बीच में एक बार भी वुशियान को ये भनक तक नहीं लगी कि लांझा उसी का मेट है। इतना तगड़ा जादू किया था लांझा ने। इस बात से वुशियान पूरी तरह से इम्प्रेस हो गया। अब वो अपने तख्त से उठा और सीढ़ियाँ उतरते हुए अपने न्यूली फाउंड ओमेगा की तरफ जाने लगा। जैसे ही विंग लांझा के बिल्कुल करीब आने वाला था, लांझा ने एक कदम पीछे हटकर विंग से दूरी बनाई। तो विंग लांझा की तरफ देखने लगा। लांझा ने कहा, हर चीज़ की एक कीमत होती है। माना कि मैं आपका ओमेगा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके दर पर झुककर सलाम करूँगा, आपके पैरों में झुककर गिड़गिड़ाता रहूँगा। मेरा अपना सम्मान है, और जब तक आप इस सम्मान के वर्दी नहीं होते, तब तक मैं खुद को आपको नहीं सौंपूंगा। एक तरफ तो लांझा ये भी जानता था कि विंग इस दुनिया का सबसे बेहतरीन जादूगर है। अगर वो चाहे तो लांझा को एक पल में ही अपने कदमों में झुका सकता है। लेकिन लांझा तब भी इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो जान दे देगा, लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। विंग ने कहा, क्या चाहिए मेरे ओमेगा को? चाहो तो मैं ये पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ। तो लांझा ने कहा, मुझे पूरी दुनिया नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। क्या आप मुझे अपने बराबर का सम्मान दे सकते हो? विंग ने कहा, हाँ क्यों नहीं। अगर तुम मेरे ओमेगा हो तो मैं तुम्हें अपने बराबर तो रख ही सकता हूँ। इस पर लांझा ने कहा, तो मैंने आपसे पारितोषिक के रूप में यिन आयरन को मांगा है, क्या आप उसे मुझे दे सकते हो? विंग ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ज़िद्दी हो ना। मैंने कहा ना, यिन आयरन को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। लांझा ने फिर से कहा, पर आपने अभी कहा कि मैं आपके बराबर हूँ, फिर मैं यिन आयरन को क्यों नहीं संभाल सकता? इस पर विंग लांझा के थोड़ा सा करीब से पीछे जाते हुए बोला, तुम ज़िद्दी हो, ये बात मेरे दिल को छू गई, पर अपनी हद कभी मत भूलना। अगर तुम्हें इतनी ताकत होती तो मैं यिन आयरन कब का तुम्हें सौंप चुका होता। मुझे तुम्हारी सोल में उतनी ताकत दिखाई नहीं देती, इसलिए अपनी इस जिद को भूल जाओ। पर लांझा अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो विंग की बात कहाँ मानने वाला था। उसने विंग को फिर से चढ़ाते हुए कहा, तो ये बात मान लीजिए कि आप अपने रुतबे, अपने अहंकार में इतने चूर हो चुके हैं कि किसी को भी अपने सामने आप रख नहीं पाते, किसी को भी
वो इज्जत, वो अहमियत नहीं दे पाते। आपको सारी जादूगरी सिर्फ अपने लिए चाहिए। सब लोगों को आप अपने जूते के नोक के नीचे रखना चाहते हैं, अपने ओमेगा को भी। विंग ने हंसते हुए कहा, अब तक तो मैं सोच रहा था कि हमारी एक बहुत ही ग्रैंड वेडिंग होगी, जिसके बाद शायद मैं तुम्हें वेडिंग गिफ्ट के तौर पर इस आयरन को दे दूंगा, इसे संभालना भी सिखाऊंगा। पर तुमने अपनी अकड़ में, अपनी ज़िद में आकर ये मौका हमेशा के लिए गंवा दिया है। अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारे साथ कोई बॉन्ड बनाऊंगा, ना ही इस हीन आयरन को तुम्हें सौंपूंगा। चले जाओ यहाँ से। विंग की ये बात सुनकर वांग जी विंग की तरफ पैनी नज़र से देखते हुए बोला, पता था मुझे आप यही कहोगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। मैं जानता हूँ मैं आपसे जीत नहीं सकता, फिर भी मैं आपसे मुकाबला करना चाहता हूँ। अगर मैं जीत गया तो आप ये आयरन मुझे सौंप दोगे, और अगर आप जीत गए तो मैं हमेशा के लिए आपका गुलाम बनकर रहूँगा। अगर आप ज़िंदगी भर के लिए मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते तो बेफिक्र रहिए, ये लांछन कभी भी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। बहुत हो गया बच्चे, मैंने अपना समय तुम पर बहुत ज़्यादा बर्बाद कर लिया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। ये कहते हुए विंग ने लांचा को सीधा वहाँ से जाने के लिए कहा, पर लांचा भी अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और वुशियान की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, या तो हार मान लो या मुकाबला कर लो। विंग ने स्मग करते हुए लांचा को घूर कर देखा और वो लांचा की तरफ मुड़कर एक एक कदम आगे चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे चल रहा था वैसे वैसे लांचा की तलवार बिल्कुल बर्फ़ की तरह धूल होकर नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन लांचा ने अभी भी अपना हाथ नहीं हटाया था। विंग एक एक कदम लांचा की तरफ बढ़ता रहा। लांचा के हाथ में जो तलवार थी वो पूरी तरह से डस्ट बन गई। तब जाकर लांचा ने अपना हाथ पीछे किया और अब विंग लांचा के बिल्कुल करीब आ गया। उसने लांचा को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, पर उससे भी ज़्यादा ज़िद्दी। पर चाहे जो हो, तुम कभी भी विंग से नहीं जीत सकते। ये कहते हुए विंग लांचा से दूर हट गया, पर अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो लांचा के इतने करीब चला गया था कि लांचा उसके हाथ को छू सकता था, और लांचा ने एक पल में ही अपने जादू से विंग के हाथों से वो इन आयरन वाली रिंग निकाल ली थी। और इधर अब वो रिंग लांचा ने जैसे ही अपने हाथों में ली, वो रिंग फिर से एक बार अनस्टेबल हो गई। उसे बहुत सारी एनर्जी एमिट होने लगी और अब जाकर लांचा को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब उसने विंग की तरफ देखा। विंग एक पल की भी देरी किए बिना तुरंत लांचा के करीब आ गया। उसने उस रिंग को अपने हाथ से पकड़ा और दूसरी तरफ लांचा को उसने वहाँ से दूर हटा दिया। लांचा जो दूर जाकर गिर गया, उसके आंखों के सामने वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसके साथ ही विंग वहाँ से गायब हो गया। उसके पीछे एक ज़ोर से उल्लू की चिल्लाने की आवाज़ हुई, जो कोई और नहीं विंग का राइट हैंड था। वो हमेशा उल्लू की शक्ल में रहता था, पर वो भी विंग के साथ ही उस ब्लास्ट में तबाह हो गया। लांचा के आंखों के सामने उसका मेट तबाह हो गया, पर लांचा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अब उसने बहुत ही कड़ी तरह से अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दिया और तब जाकर उसे पता चला कि उसके मेट ने कहीं पर अपने रूप बदलकर रहना शुरू किया है। इस बात का पता लगाते हीलिंग से लान क्लान तक आते और लान क्लान से ह्यूमन वर्ल्ड में आकर विंग का पता लगाते लगाते इतना समय बीत गया कि विंग जवान हो गया। पूरे 18 साल गुजर गए, तब जाकर लांचा को विंग का पता चला, लेकिन विंग
अब जियांग वूशियान बन चुका था, तो लांझा ने भी अपनी आइडेंटिटी बदली और वो वांगजी बनकर जियांग वूशियान से मिला। लगभग 20 साल पहले जिस स्पर्श का लांझा ने अनुभव किया था, आज उसे वो फिर से एक बार अनुभव हुआ था। वो अपने वी के इतने ज़्यादा करीब था और वो फिर से एक बार अपना संतुलन खो चुका था, जैसे उस वक्त इन आयरन के संपर्क में आने से लांझा ने अपना संतुलन खो दिया था। वो उसकी जिद कर बैठा था, उसी तरह से आज वो हीट में चला गया था। पर अब इसका असर क्या होगा, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे, जो कि इस कहानी का सेकंड हाफ होगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं और तब जाकर बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जियांग वूशियान जियांग क्लैन में आया कैसे? मैडम यू के पास। जियांग फानिन असल में कौन है? उस उल्लू का क्या हुआ? वांगजी किस तरह से जियांग वूशियान को उसके असली रूप से मिलाएगा, असली रूप से अवगत कराएगा? और ये चेंजिन का श्राप कब खत्म होगा? उस यिन आयरन का आगे क्या हुआ, वो कहाँ पर है? ये सब बातें हम अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए साथ बने रहिए। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।